आईवीएफ क्या है, आईवीएफ कब करवाना चाहिए, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये उन कपल्स के लिए होता है जिनके कि नेचुरली जो है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनके लिए आईवीएफ होता है। आईवीएफ में क्या होता है, जिस तरीके से नेचुरली कंसीव होता है, एग और स्पर्म्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसी तरीके से यही प्रोसेस हम लैब में करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो लेडीज़ है, जो फीमेल्स हैं, उनमें से एग निकालते हैं और मेल में से स्पर्म्स लेते हैं, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हम लैब में करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम आईवीएफ बोलते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है, उसके 3 से 5 दिन एम्ब्रियो को देखा जाता है लैब में कि भाई अच्छी तरीके से बन गया है। फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। वो ट्रांसफ़र जैसे नेचुरली बच्चा कंसीव करता है उसी तरीके से वो बच्चा भी कंसीव ही करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम आईवीएफ करा रहे हैं तो अलग तरीके का बच्चा होगा, नहीं, बस इसमें प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो चीज़ नेचुरली में फीमेल्स की बॉडी के अंदर होती है वही चीज़ बस लैब में कराई जाती है। जैसे ही एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, भ्रूण तैयार हो जाता है और यूट्रस में जाके चिपक जाता है, ठीक है, तो बस वही हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं एम्ब्रियो को और हम यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोनों में सेम प्रोसेस है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस क्या है, वो लैब में किया जाता है और नेचुरली जो कंसीव करते हैं कपल्स, उनमें नेचुरली होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं कि आईवीएफ क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्या करता है, असिस्ट करवाता है कंसीव होने में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, रिट्राइविंग एग। ठीक है, फीमेल्स में जो फ्रॉम द ओवरीज, फीमेल्स में क्या होती हैं, ओवरी होती हैं, वहाँ पर अंडे बनते हैं, उनको रिट्राइव किया जाता है, वहाँ से अंडों को लिया जाता है। ठीक है, उनको फिर फर्टिलाइज किया जाता है, किसमें, लेबोरेटरी में। ठीक है, लैब में, किसके साथ, स्पर्म्स के साथ। ऐसा होता है, फीमेल से हमने क्या लिए, एग्स निकाल लिए और मेल से हमने स्पर्म्स ले लिए, उनको मिक्स करा दिया, मतलब फर्टिलाइज करा दिया, किसमें, हमने लैब में। लैब में फर्टिलाइज कराने के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द रिजल्टिंग एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, ठीक है, कितने भी बन सकते हैं, जितने एग्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है या एग्स पे डिपेंड करता है। तो उन एम्ब्रियोज को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर, यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में, गर्भाशय में, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर, के लिए ट्रीटमेंट है जिनको नेचुरली कंसीव करने में डिफिकल्टी आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, उनके लिए ये आईवीएफ ट्रीटमेंट है। तो आईवीएफ कितने तरीके से होता है वो देखेंगे। सबसे पहले है कन्वेक्शनल आईवीएफ। इसमें क्या होता है कि पहले स्टिमुलेट द ओवरीज विद मेडिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल्स हैं उनको मेडिकेशन दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे कि उनके जो ओवरी हैं उनमें जो अंडे हैं वो बढ़ सकें, ठीक है, मैच्योर हो सकें। ठीक है, टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग। क्यों, क्या होता है, जो नॉर्मली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है, ओवरी में अंडा एक ही बनता है जो नेचुरली होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेडिकेशन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो मल्टीपल एग्स हैं, मतलब बहुत सारे एग्स क्या होंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनको क्या कर लेंगे, रिट्राइव, उनको वहाँ से निकाल लेंगे और फर्टिलाइज करेंगे लैब में। एक तो ये प्रोसेस है जिसको हम कन्वेक्शनल आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है, एक है नेचुरल आईवीएफ। इसमें क्या होगा, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नेचुरली बॉडी में क्या बनता है, सिंगल एग बनता है। ठीक है, विदाउट हार्मोनल स्टिमुलेशन, हम कोई उसको मेडिकेशन नहीं देंगे और इंजेक्शंस नहीं देंगे, जैसे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फिर एग बनता है, ठीक है, उस एग को ही हम रिट्राइव कर लेंगे, मतलब उसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसको स्पर्म के साथ मैच करेंगे लैब में, एक तरीके से ये भी होता है। ठीक है, फिर है मिनी आईवीएफ, या जिसको हम बोलते हैं मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हम हार्मोन्स की डोज दे रहे हैं, उसको मेडिकेशन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसकी डोज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मिनिमल कर देंगे। ठीक है,
टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन, एग की जो प्रोडक्शन है उसको बनाने के लिए जो हार्मोन्स, जो मेडिकेशन दी जाती है उसकी डोजेस हम कम कर देंगे। ठीक है, एक ही हो गया। एक है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो हम फ्रोज कर लेते हैं, मतलब जब क्या होता है हमने फीमेल से एग ले लिए, ठीक है, और स्पर्म मेल से स्पर्म ले ली, उन दोनों को फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद 3 से 5 दिन एम्ब्रियो हमने देखा कि हाँ भाई ये ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। अब क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने से क्या होगा कि हमें नेक्स्ट कभी भी ज़रूरत होगी तो हम उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करा सकते हैं के लिए। तो एम्ब्रियो आर फ्रोजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो, जो भ्रूण बना है उसको हम क्या कर लेंगे, फ्रोज कर लेंगे, फ्रोजन कर लेंगे, एंड ट्रांसफ़र टू द यूट्रस एट अ लेटर डेट, और बाद की किसी डेट में हम उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के IVF हैं कि एक में हम स्टिमुलेशन दे के मल्टीपल एग्स ले सकते हैं, किसी में हम एक सिंगल एग से भी IVF कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमल डोज देकर भी हो रहा है, और फ्रोजन एम्ब्रियो को भी वो करके भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, IVF के टाइप्स हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स होते हैं कि भाई हमें IVF की तरफ जाना चाहिए या IVF के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है हम कई बार जब 2-3 साल हो जाते हैं, ठीक है, तो कपल्स क्या हैं, ट्राई करते हैं भाई क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, भाई फैमिली प्रेशर भी होता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो हम अलग अलग डॉक्टर्स पे दिखाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमें सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो पहले वो नेचुरली की ट्राई करते हैं, फिर आपको IVF के लिए बोलते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं इसमें हम देखेंगे। फीमेल्स की तरफ से क्या कारण होते हैं, उनकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, वो या तो बंद होती है या ख़राब हो जाती है। कभी कभी दोनों ही ट्यूब्स जो हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और ये है जहाँ पर अंडे बनते हैं, इनसे अंडा कहाँ आता है, यहाँ पर, और स्पर्म्स यहाँ पर आके क्या होता है, मिलता है। ठीक है, ये भाषा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या होंगी, ब्लॉक्ड होंगी दोनों, किसी में एक ब्लॉक्ड होगी, किसी में 2 ब्लॉक्ड होंगी। ठीक है, तो ये फीमेल की तरफ से अगर ये ब्लॉक होंगी तो अंडा आ ही नहीं पाएगा, है ना, तो फिर स्पर्म से कैसे मिलेगा, तो ये दिक्कत होती है। एंडोमेट्रियोसिस, ये मोस्टली फीमेल्स में होता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो एंडोमेट्रियम है, इसकी जो लाइनिंग है वो क्या हो गई है, यूट्रस की, ये इन्फ्लेम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर आता है वो बैकवर्ड फ्लो करता है। ठीक है, बैकवर्ड फ्लो करता है और इस तरीके से ये गांठें बन जाती हैं। ठीक है, यूट्रस के पीछे फैलोपियन ट्यूब पे, है ना, ये गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण से जो ओवम है, जो हमारा अंडा है, वो नहीं आ पाता है। ठीक है, जब वो बाहर नहीं आ पाएगा तो स्पर्म से नहीं मिलेगा। फिर है ओवुलेशन डिसऑर्डर, कभी कभी ओवुलेशन में ही दिक्कत आती है कि अंडा बाहर ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उसके कारण से हो सकता है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, कभी कभी यूट्रस में ही क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, मतलब उसकी लाइनिंग सही नहीं बनी है या कोई और एबनॉर्मलिटी है यूट्रस में, यूट्रस ही नहीं होता है, किसी किसी फीमेल्स में यूट्रस ही नहीं होता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फीमेल्स के फैक्टर या फीमेल्स की तरफ से कि इन रीज़न से फीमेल्स को IVF की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर फेलोपियन ट्यूब्स है तो हमें कैसे पता चलेगा, भाई कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे HSG होता है, उससे हम फेलोपियन ट्यूब्स देखते हैं। ठीक है, हम एक है AMH, ठीक है, एक AMH, ये टेस्ट होता है जो कि हमारे जो अंडे हैं उसकी क्वालिटी कितनी है। ठीक है, हमारे जो अंडे हैं वो कितने रह गए हैं, वो इससे पता चलता है। तो ये भी फीमेल्स में अगर कम होता है तो उसमें भी हमें IVF का ट्राई करना चाहिए, IVF के बारे में एक बार सोचना चाहिए। मेल फैक्टर, मेल में क्या होता है, भाई जो स्पर्म्स होते हैं मेल के, तो सिंपल सी चीज़ है और हमें पता है
कि स्पर्म्स मिलियंस में होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पर्म काउंट कम है किसी मेल का, ठीक है, या फिर उसकी स्पर्म मोटिलिटी मूव करके, स्पर्म क्या है, यहाँ से पूरा मूव करके यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो उसकी जब तक मोटिलिटी नहीं होगी, मतलब अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो बेकार है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है स्पर्म एबनॉर्मलिटीज़। अगर स्पर्म में कोई एबनॉर्मलिटी है, मतलब उसकी टेल नहीं है, हेड नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है, तो भी मेल फैक्टर की तरफ से क्या होगा, नेचुरली कंसीव नहीं होगा। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, देखो बहुत सारे कपल्स में क्या होता है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब पता ही नहीं होता है, कोई भी रीज़न नहीं होता है, लेकिन वो कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नो आइडेंटिफाई कॉज फॉर द इनफर्टिलिटी डिस्पाइट एवोल्यूशन, सारी रिपोर्ट्स कराने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो उस केस में भी हमें आईवीएफ के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अदर फैक्टर, और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन, जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरीके से हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है, 35-40, ठीक है, इतनी एज पर जो फर्टिलिटी है, जो हमारी एग्स की मतलब एग्स हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं वो कम हो जाती हैं एज के साथ साथ। जेनेटिक कंडीशंस रिक्वायर एम्ब्रो स्क्रीनिंग, कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कारण से भी, ठीक है। सेम सेक्स कपल फॉर सिंगल पेरेंट यूजिंग डोनर स्पर्म्स और एग्स, उनमें भी बहुत हेल्पफुल होता है जो सेम सेक्स कपल होते हैं, ठीक है, या फिर सिंगल पेरेंट होते हैं, उनके डोनर स्पर्म से या डोनर एग से भी आईवीएफ के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण हैं हमारे कि जिन जिन कारणों से हम आईवीएफ के बारे में एक बार सोच सकते हैं या हम आईवीएफ को चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं कि हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। देखो, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द ट्राइंग, अगर हम ट्राई कर रहे हैं और 1 साल हो गया ट्राई करते करते और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हमें डॉक्टर को विजिट कराना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी एज 35 है तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स ही देखना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। इर्रेगुलर या एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी के जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो कंसल्ट करना चाहिए। किसी को हिस्ट्री है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की, ठीक है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं कभी कभी, उसके कारण से भी जो कंसीव हम नहीं, नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रिकरेंट मिसकैरेज, मतलब कंसीव तो कर लिया लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेल पार्टनर फर्टिलिटी इशू, जैसे लो स्पर्म काउंट है, तो भी हमें एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अगर हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो मेडिकेशंस के थ्रू या टेस्ट के थ्रू, ठीक है, देख कर कि क्या प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हैं, और बहुत सारे कपल्स नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हर कपल अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आईवीएफ ही ट्राई करे, नहीं, ठीक है, बहुत सारे कपल्स हैं जो थोड़ी सी मेडिकेशंस और कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, अगर मान लीजिए किसी को आईवीएफ के लिए बोल दिया कि भाई आपके नेचुरली नहीं हो सकता, आपकी ये प्रॉब्लम है, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या ओवुलेशन में डिसऑर्डर है या कुछ भी फीमेल की तरफ से प्रॉब्लम है या मेल पार्टनर उसके स्पर्म्स ही नहीं है, ठीक है, तो अगर उस केस में उन लोगों ने आईवीएफ चूज़ किया तो आईवीएफ का क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं पूरी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले है ओवेरियन स्टिमुलेशन। मान लीजिए हम डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, ठीक है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स कराए, सोनोग्राफी की, उसके बाद क्या होगा, वो हमें उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को ओवेरियन स्टिमुलेशन देंगे, मतलब उसकी जो ओवरी है उसमें जो अंडे हैं उनको ग्रोथ करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके लिए वो मेडिकेशन देंगे, उसके लिए वो इंजेक्शंस देंगे, ठीक है। तो वही है, हार्मोनल मेडिकेशंस यूज़ की जाती है जिससे कि जो ओवरीज में एग्स हैं वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस हो सकें, ठीक है, एक से ज़्यादा एग हमें उस ओवरी में मिल सकें।
पहले ये करेंगे, फिर जब हमारे ओवरी में बहुत सारे एग्स दिख जाएंगे, हमें 10 से 14 दिन का प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इंजेक्शंस मेडिकेशंस दी जाएगी, उससे आपके जो ओवरी में एग हैं उनको बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने के बाद जब 10 से 14 दिन हो जाएंगे उसके बाद क्या किया जाएगा, एग रिट्राइवल, जो अंडे बन चुके हैं ओवरी में, ठीक है, उनको क्या करेंगे, निकालेंगे। माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ओवरी से एग को कलेक्ट किया जाता है। ये एनेस्थीसिया अंडर द ऑब्जर्वेशन में होता है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपके जो ओवरी के अंदर एग हैं उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब निकालने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्स आर कंबाइंड विद द स्पर्म्स इन द लेबोरेटरी। यहाँ से एग्स ले लिए हमने, ठीक है, और मेल से हम स्पर्म ले लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, कहाँ पर, लेबोरेटरी में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर नेचुरली और थ्रू इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब लैब में भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, एग और स्पर्म हमने एक ही डिश में रख दिए, वो अपने आप जाकर उसको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, नेचुरली, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है कि हम एक निडल के थ्रू एग में पंचर करके स्पर्म को पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ICSI बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस देख लिए। फिर अब क्या हुआ भाई, ठीक है, हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, मतलब एग और स्पर्म हमारे मिल गए। अब उसके बाद है एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं, जो एग भी मिल गया हमारा, स्पर्म मिल गया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उन एम्ब्रियो को या भ्रूण को हम 3 से 5 दिन किस में रखते हैं, लैब में रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई उनमें ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर क्या होगा, जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी 3 से 5 दिन, एम्ब्रियो जो अच्छी तरीके से भ्रूण तैयार हो जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, 1 और मोर एम्ब्रियो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आर प्लेस्ड इन द यूट्रस, जो फीमेल है उसके यूट्रस में, ठीक है, गर्भाशय में प्लेस किया जाता है यूजिंग अ थिन कैथेटर, ठीक है। एक पतला कैथेटर होता है, उसके थ्रू जो भी एम्ब्रियो हैं वो मदर की, जो फीमेल है उसके यूट्रस में रख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 हफ्तों बाद क्या कराया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट डन अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर टू कंफर्म प्रेगनेंसी। उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसमें हम HCG हार्मोन देखते हैं। अगर HCG का लेवल इंक्रीज दिखता है तो हमारी प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है। अगर HCG का लेवल नहीं दिखता है, लेवल कम होता है, तो नेगेटिव है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस में, IVF में, ठीक है। एक बार आप इमेज के द्वारा देखना चाहें उसके थ्रू देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराएगा, ठीक है। फिर इंजेक्शन और दवाइयों के द्वारा ओवरी में जो अंडे हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। इंक्रीज़ करने के बाद अंडों को निकाल लिया जाएगा। अंडों को निकालने के बाद क्या होगा, स्पर्म्स ले लिए, ठीक है। स्पर्म्स में भी जो अच्छे अच्छे स्पर्म हैं उनको रिट्राइव कर लिए, क्लियर। फिर क्या हुआ, इंसेमिनेशन किया, ठीक है। ये हमारा एग है, इसमें एक निडल के द्वारा स्पर्म्स को हमने इसमें छोड़ दिया। अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गए, ठीक है। एम्ब्रियो बन गए। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया यूट्रस में, एक थिन कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, क्लियर। तो ये पूरा IVF का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।